वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस सिविक्स की जो बुक है उसका चैप्टर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट के एनसीईआरटी सोल्यूशन। देखिए एनसीईआरटी के सोल्यूशंस करना, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दिए होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उससे हमारा काफ़ी सारा चैप्टर कवर हो जाता है, इसलिए ये हमें ज़रूर कवर करने चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया। तो लाइफ के वेरियस एक्सपेक्ट मतलब बहुत सारे हमारी लाइफ में क्या होते हैं ना, अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आप अभी जो आपकी स्टूडेंट लाइफ चल रही है तो ये आपकी लाइफ का एक एजुकेशनल एस्पेक्ट चल रहा है, फिर बाद में जॉब होगी, फैमिली होगी, मतलब शादी होगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें लाइफ में आती हैं। तो विमेन के साथ किस किस जगह पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और उनको कैसे डिसएडवांटेज में विमेन रहती हैं ये हमें बताना है। तो विमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन द फॉलोइंग वेज। लिटरेसी, देखिए सबसे पहले एजुकेशन के बारे में मैंने बात करी थी ना, तो लिटरेसी रेट फॉर वुमेन इज 65.46% अगेंस्ट 82% फॉर मैन। तो आप पूरे पॉइंट्स भी याद रख पाए तो 65%, 65% जो औरतें हैं वो लिटरेट हैं, वो पढ़ी लिखी हैं, और 82% मैन। तो देखिए विमेन से कितने ज़्यादा कंपैरेटिवली मैन पढ़े लिखे होते हैं। दिस शोज that says independence, the gap between the ratio of men and women with respect to literacy still cannot be filled। तो देखो women literacy और men literacy मतलब आदमी कितने पढ़े लिखे हैं और औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं, इनके बीच का जो गैप है ना वो आज़ादी से अभी तक भी हम लोग फिल नहीं कर पाए हैं। गैप का मतलब है देखिए अभी 65% women पढ़ी लिखी हैं और 82% men, कितना मतलब काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, 17% का डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है ये। तो लिटरेसी के मामले में भी आदमियों को, लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, मतलब लड़कों को फैमिलीज़ के द्वारा ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है कि अगर हायर एजुकेशन करवानी है, फैमिली के पास पैसे कम है तो वो अपने मेल चाइल्ड को, अपने बेटे को प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू अपनी बेटी को। नेक्स्ट है हायर एजुकेशन। देखिए आपको लग रहा होगा कि नहीं हमारी फैमिली में तो ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रिविलेज्ड फैमिलीज़ जो होती हैं, जो अपने रूटीन के जो है खर्चे चला पाती हैं, वहाँ पे तो आज इक्वालिटी आ गई है लड़के और लड़कियों के बीच। मगर ऐसी फैमिलीज़ जहाँ पर पैसे की कमी है, जहाँ पर पहले से ही एजुकेशन की कमी है, वहाँ पर अभी भी लड़कों को प्रेफरेंस दी जाती है। हायर एजुकेशन में व्हेन यू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ, देखिए हम डेटा की बात कर रहे हैं, हमने डेटा देखा कि मेन जो है वो 82% लिटरेट है। मतलब सपोज करो अगर हमारे देश में 100 आदमी हैं तो उसमें से 82 पढ़े लिखे हैं, और अगर हमारे देश में 100 औरतें हैं तो उसमें से 65 पढ़ी लिखी हैं। तो ये होता है डेटा से हमें समझ में आता है कि क्या चीज़ चल रही है। हायर एजुकेशन का डेटा क्या है, तो व्हेन यू कंपेयर द परसेंटेज ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑप्टिंग फॉर हायर स्टडीज आफ्टर स्कूल, हायर एजुकेशन यानी कि ग्रेजुएशन में जो जाते हैं, it is lower for girls as they tend to drop out after schools. This is because parents do not wish to spend their resources on girls education, which is quite expected in boys cases. तो देखिए क्या होता है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है कहीं बहुत सारी जगह जल्दी ही एज में, तो उनको पढ़ा लिखा करके क्या करेंगे, मतलब दहेज कहाँ से लेंगे, तो पढ़ाई पे पैसा कर लेंगे। दहेज पे तो पेरेंट्स प्रेफर करते हैं कि वो दहेज पर लड़कियों के पैसा खर्च करें, ना कि पढ़ाई पर। हाईली पेड जॉब्स, तो the percentage of women working in high paying jobs is still smaller than the men। तो आदमी ज़्यादा हाई पेइंग जॉब्स पे होते हैं, सेम काम के लिए ना औरतों को कम पैसे दिए जाते हैं, ऐसा समाज में आज भी होता है। तो percentage of women working in high paying jobs is still smaller than that of men। On an average an Indian women works 1 hour more than average men every day। तो यहाँ पे देखिए डेटा आया है कि अगर हम एवरेज निकालें ना तो एक औरत एक आदमी से 1 घंटा ज़्यादा काम करती है एक दिन में। मतलब एक दिन में सपोज देखिए 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से हम 8 घंटे तो सोते हैं। उसके अलावा अगर सपोज करो कि कोई 15 घंटे काम कर रहा है, अगर मैन 15 घंटे काम कर रहा है ना तो विमेन जो है वो 16 घंटे काम कर रही है। ये हमें डेटा से पता लगा है कि विमेन ऑन एन एवरेज 1 घंटे ज़्यादा काम करती है मैन से, क्योंकि अगर कोई जॉब भी कर रही है ना तो घर आके वो काम भी करती हैं। अगर डोमेस्टिक हेल्प भी है तो उसको भी तो मतलब क्या होता है कि बताना होता है ना, तो मेंटल बैंडविड्थ जाती है ना कि दिमाग से, मतलब कि हाँ उसको मैनेज करना कि ये काम ऐसे कर लो, ये काम ऐसे कर लो। वो काम मेल नहीं करते हैं, वो काम फीमेल ही करती हैं। तो जो विमेन है ना वो ज़्यादा काम करती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन, हमें डेटा से पता लगता है। येट मच ऑफ हर वर्क इज़ नॉट पेड एंड देयरफॉर ऑफन नॉट वैल्यूड। तो विमेन देखिए आप कई बार देखते होंगे कि आपकी मम्मी पूरे दिन किचन में काम करती रहती हैं, मगर उनके उस काम के लिए उनको पैसे नहीं मिलते हैं। जैसे कि घर में फैमिली वालों के लिए खाना बनाना, सफाई करना, घर की बच्चों को पालना, इसके लिए कोई पैसे तो मिलते नहीं हैं, इसलिए इस काम को कम समझा जाता है बहुत सारी फैमिलीज़ में, हमारे समाज में। तो विमेन अंडर पेड होती हैं और विमेन के काम की वैल्यू भी कम होती है।
ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जेंडर रिलीजन कास्ट का जो जेंडर वाला पोर्शन है ना उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि विमेन जो है उसके साथ कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो हमने देखा एजुकेशन के बेसिस पे, हमने जॉब के बेसिस पे देखा, हमने लिटरेसी रेट के बेसिस पे, हायर एजुकेशन के बेसिस पे देखा। अब देखिए हमारे देश में इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट तो आ गया है। इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट जो है वो 1976 में बहुत साल पहले आ गया था। वो ये रिन्यूमरेशन होता है जो इनकम होती है, जो सैलरी होती है। ये कहता है स्टेट that equal wages should be paid for equal work. However, in almost all the areas of work from sports and cinema to factories and fields, women are paid less than men even when both do directly exactly the same work. तो भाई मूवीज की जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनको भी एक्टर्स से कम पैसे मिलते हैं, भले ही वो ज़्यादा काम कर रही हूँ। वहाँ पर भी वो तो मतलब इतनी ज़्यादा डेवलप माने जाते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ होती है। तो नॉर्मल जॉब्स में भी विमेन बहुत ज़्यादा कम ऐसी पोस्ट पर होती हैं जो बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली होती है, समझे आप। मतलब हाई पेइंग जॉब्स विमेन को कम मिलती हैं एज कंपेयर टू मेन। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है। सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 107.48 मेल्स पर 1000 फीमेल्स इन 2019। तो सेक्स रेशियो का मतलब होता है कि कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स पर, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे हमें 100 के रिस्पेक्ट में दिया गया है कि अगर क्या है 100 फीमेल है तो उसके ऊपर 107 मेल हैं, मतलब मेल फीमेल से ज़्यादा है। यहाँ पर भी सेक्स रेशियो में भी इक्वालिटी नहीं है हमारे देश में। मतलब फीमेल फीटिसाइड होता है, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या करी जाती है। कई बार पैदा होने के बाद हत्या कर दी जाती है ताकि उसका दहेज का खर्चा, उसको पढ़ाने का या उसको पालने का, जो है बहुत सारी फैमिलीज लड़कियों को पालने का खर्चा नहीं करना चाहती हैं तो उनको बचपन में ही मार दिया जाता है। इसलिए जो सेक्स रेशियो है वो स्क्रूड है, यानी कि फीमेल की तरफ वो नेगेटिव है। कम फीमेल्स हैं हमारे देश में एज कम्पेयर टू मेल्स। आदमी ज़्यादा हैं, औरतें कम हैं। नेक्स्ट देखिए, ये पहला ही क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने सीख ली। तो स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद 1 एग्जाम्पल ईच। तो कम्युनल पॉलिटिक्स, इससे पहले हम लोगों ने जेंडर वाला देख लिया। जेंडर, रिलीजन और कास्ट, तो रिलीजन में आ जाता है ये कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि पॉलिटिक्स में ना रिलीजन को किसी तरीके से घुसा दिया जाता है निगेटिव फॉर्म में। देखिए गांधी जी का भी कहना था कि पॉलिटिक्स में जो है वो रिलीजन होना चाहिए, पॉलिटिक्स और रिलीजन को अलग नहीं कर सकते। मगर गांधी जी का जो ये कहना था इसका मतलब था कि जो रिलीजन की अच्छी चीज़ें हैं उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए पॉलिटिक्स में। मगर क्या होता है अब कि धर्म के नाम पर पॉलिटिक्स की जाती है, राजनीति की जाती है, वो गलत है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। तो कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब है जो धर्म के नाम पर निगेटिव पॉलिटिक्स करी जाती है। कम्युनलिज्म टेक्स द फॉर्म ऑफ रिलीजियस प्रीजुडाइसेस, स्टीरियोटाइप्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज एंड अ बिलीफ इन द सुप्रीमेसी ऑफ वंस रिलीजन ओवर अदर। एग्जाम्पल मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप। तो देखिए कम्युनलिज्म थोड़ा निगेटिव टर्म है, आपको ये याद रखना है कि कम्युनलिज्म थोड़ा निगेटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि ये ना प्रिजुडाइज करता है, भेदभाव करता है। ये सोचता है कि सपोज करो ए धर्म है और बी धर्म है, ए धर्म वाले लोग कहेंगे बी धर्म वाले बुरे हैं, बी धर्म वाले कहेंगे ए धर्म वाले बुरे हैं, ए वाले कहेंगे बी वाले तो सब कुछ खराब करते हैं, बी वाले ए। मतलब एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे की गलतियां निकालना, उल्टा सीधा बोलना, एक धर्म का दूसरे धर्म को गलत बोलना या उनमें कमियां निकालना, यही होता है कम्युनलिज्म। द क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वन रिलीजन ओवर अनदर इन अ कम्युनिटी, ये होता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म में एक धर्म दूसरे धर्म पे हावी होने की कोशिश करता है। इट टेक्स अ फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। फॉर एग्जांपल रिफ्ट बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बेस्ड ऑन रिलीजन। देखिए मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो देश में जो धर्म मेजोरिटी में होगा वो माइनॉरिटी पे हावी होने की कोशिश करेगा। एग्जाम्पल जो है पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था श्रीलंका का। श्रीलंका में क्या होता है कि बुद्धिस्ट जो है वो बाकी सारी माइनॉरिटीज़ पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वही होता है मेजोरिटेरियनिज्म का कम्युनलिज्म, मतलब धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी को दबा रही है। मेजॉरिटी कम्युनिटी जो ज़्यादा नंबर में होते हैं, माइनॉरिटी जो कम नंबर में होते हैं। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन्स इज अनदर frequent form of communalism. For example, during elections the hate speeches come to the surface revealing the communalism. hate speeches होती हैं मतलब दूसरे धर्म, एक जो है पार्टी वो दूसरी पार्टी को उनके धर्म के नाम पर ही उल्टा सीधा बोलने लगती है। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन होता है रिलीजियस टाइम पे कि भाई ये वाला धर्म अच्छा है, इसके धर्म के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, सब चीज़ें गलत हैं। Communal violence is another form of communalism in politics. For example, riots on the basis of religious sentiments. तो देखिए दंगे भड़क जाते हैं कि मतलब क्या होता है कि एक धर्म जो है दूसरे धर्म के रिलीजियस प्लेसेस को, जैसे कि
हिंदू जो है वो कई बार दूसरे धर्म के या फिर अलग अलग धर्म जो है ना, देखिए धर्म कोई बुरा अच्छा नहीं होता, हर धर्म के हर तरीके के लोग अच्छे होते हैं और हर जगह के लोग बुरे भी होते हैं, ठीक है। तो धर्म के आधार पर हमें ये करना कि ये अच्छा है वो अच्छा है, वो नहीं होता है। इसी वजह से, यही सेंटिमेंट्स की वजह से तो कम्युनलिज्म फैल रहा है कि एक अच्छा है और एक बुरा है। वही इंसान पर जाओ, उसकी क्वालिटीज़ पर जाओ, उसके धर्म पर क्या जाना है ना, अच्छा बुरा तो कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट है स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटीज आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। तो कास्ट देखो, जेंडर का पहला वाला देख लिया, रिलीजन का सेकंड क्वेश्चन हो गया, कास्ट का तीसरा क्वेश्चन आ गया। तो कास्ट होता है जाति। हमारे हिंदू मतलब जो हिंदू धर्म है, सनातन हिंदू धर्म, उसमें 4 विभाजन हैं, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय और फिर वैश्य और लास्ट में आता है शूद्र। तो शूद्र को बहुत ज़्यादा नीचे समझा जाता है, अनटचेबिलिटी भी इसी की वजह से आई है। तो कास्ट के आधार पर देखिए, मैंने आपको बताया ना 1 2 3 4 है, तो इनइक्वालिटी तो है ही। इसमें तो हमें ये पता लग रहा है ना कि ऊपर नीचे है, एक ऊंचा है एक नीचा है, इस तरीके से पहले से ही माना जाता है। तो क्या होता है आंसर में देखते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस NSSO सर्वे करवाता है, द फॉलोइंग एविडेंस रिफ्लेक्ट द प्रेजेंट कास्ट इनइक्वालिटीज इन इंडिया। आज भी बहुत ज़्यादा कास्ट इनइक्वालिटीज प्रेजेंट है और हमें NSSO के सर्वे से पता लगता है। द एवरेज इकोनॉमिक स्टेटस मेजर्ड बाय क्राइटेरिया लाइक मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ कास्ट ग्रुप्स स्टिल फॉलोज द ओल्ड हायरार्की। द अपर कास्ट आर बेस्ट ऑफ, दलित्स एंड आदिवासीज आर वर्स ऑफ एंड द बैकवर्ड क्लासेज आर इन बिटवीन। तो जब कास्ट के बेसिस पर सर्वे किया NSSO ने, तो पाया कि जो ऊंची वाली जातियां हैं ना, वो इकोनॉमिकली ज़्यादा प्रस्पेरस है, सोसाइटी में उनका ज़्यादा ऊंचा पद है। और जो दलित्स हैं या फिर जो आदिवासीज़ हैं, आज भी समाज में उनके पास एक तो पैसे की कमी है और उनके सोसाइटी का जो डिग्निटी, मतलब सोसाइटी में भी उनको अच्छा नहीं समझा जाता है और पैसे की भी उनके पास कमी है। ये हमें सर्वे से पता लगा है कि कास्ट इनइक्वालिटीज़ की वजह से सोसाइटल स्ट्रक्चर में भी और इकोनॉमिक कंडीशन दोनों में बहुत ही स्टार्क डिफरेंस है। मतलब समझ रहे हैं आपकी, जो ऊंची जाति वाले हैं वो अमीर हैं और जो नीची जाति वाले हैं सो कॉल्ड, है ना, क्योंकि कास्ट सिस्टम है ही हमारे देश में, तो ऊंची जाति और नीची जाति में इकोनॉमिक स्टेटस में, पैसे के मामले में भी बहुत अंतर है। Although every caste has some poor members, the proportion living in extreme poverty below the official poverty line is much higher for the lower caste and much lower for the upper caste, with the backward classes once again in between. देखिए हमारे देश में क्या है, जनरल कैटेगरी है, OBC है, SC ST। तो SC ST में ना बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अमीर वाली कैटेगरी में आते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गरीब वाली कैटेगरी में आते हैं। ऐसे ही जो जनरल है, जो ऊंची जातियां हैं, ब्राह्मण, वैश्य और क्षत्रिय, इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो अमीर वाली कैटेगरी में आते हैं और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो गरीब वाली कैटेगरी में आते हैं। और जो OBCs हैं वही मिडिल में है, कोई अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है। तो इस तरीके के वेरिएशन है। मतलब आज भी जैसे सब कहते हैं कि सारे सवर्ण, सारे जो अमीर, सारे ऊंची जाति वाले अमीर नहीं है। हाँ, सर्वे भी यही कह रहा है, मगर ऊंची जाति वालों के अमीर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं सोसाइटी में, वो ज़्यादा अमीर होते हैं और गरीब जो हैं कम होते हैं ऊंची जाति के लोग। ये हमें सर्वे से पता लगता है। नेक्स्ट है, ऑल्दो एवरी कास्ट हैज सम मेंबर्स हु आर रिच, द अपर कास्ट आर हेविली ओवर प्रेजेंटेड अमंग द रिच वाइल द लोअर कास्ट आर सीवियरली अंडर प्रेजेंटेड। तो रिच पुअर हर कास्ट में है, मगर जो अपर कास्ट है उसमें रिच ज़्यादा है और लोअर कास्ट में रिच बहुत कम है। लोअर कास्ट में जो है लोग वो पुअर, गरीब ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट टू रीजंस टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट्स इन इंडिया। तो हमें 2 रीजन बताने हैं कि सिर्फ कास्ट जो है वो इलेक्शन का रिजल्ट नहीं डिटरमाइन करती है हमारे देश में। तो इसका आंसर है, द 2 रीजन दैट से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन इलेक्शन रिजल्ट इन इंडिया आर एज फॉलोज। इन इंडिया नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ 1 सिंगल कास्ट। तो हम जो फिर से डेटा पे आता है, इस चैप्टर में ना डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो डेटा से भी चीज़ें समझ में आती है। सर्वे होते रहते हैं ना, डेटा कहाँ से आता है? हम लोग की जनगणना होती है जो अभी होगी 2021 में होनी थी, बट अब थोड़ा सा लेट होगी, कि भाई कितनी पॉपुलेशन है आपको पता है 8 बिलियन से भी आगे पहुंच गई है अब दुनिया की पॉपुलेशन। तो क्या है ना कि हम ये सारे जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है क्या है, हमारा जो देश है ना वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटा हुआ है। यानी कि आप एक एरिया डिफाइन कर दिया जाता है, उसमें से हम अपने नेता चुनते हैं, जैसे कि एमएलए की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। तो हम ये देखते हैं कि कोई कास्ट के बेसिस पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड नहीं है। हमें लगता है कास्ट के आधार पर, धर्म के आधार पर बहुत वोटिंग होती है, बट फिर भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई ऐसी सिंगल कास्ट की मेजॉरिटी नहीं दिखती है। सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन 1 कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन। तो आप सिर्फ एक कास्ट को लेकर के इलेक्शन नहीं जीत सकते, आपको सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। ये हमें डेटा से समझ में आता है।
No party wins the votes of all the voters of caste or community. When people say the caste is a vote bank of one party, it usually means that a large proportion of voters from the caste वोट फॉर दैट पार्टी। मतलब कई बार कहते हैं ना कि इस कास्ट से तो इसी पार्टी को वोट जाएगा, बट ज़रूरी नहीं है कि उसका सारे ही लोग उसी पार्टी को वोट करें। तो इसलिए ना क्या होता है कि सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को, सारी कास्ट को और सारे रिलीजन्स को साथ में लेकर के चलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक धर्म है तो एक ही पार्टी को वोट करेगा, एक जाति है तो वो इसी वाली पार्टी को पकड़ के रखेगी, नहीं, ऐसा नहीं है। तो लोग ना स्कैटर्ड है, मतलब ऐसा नहीं है बना हुआ है कल्चर कि सपोज करो क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय सिर्फ बीजेपी को ही वोट करेंगे, ऐसा नहीं है, ये हमें डेटा से पता लगता है। और अगर कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो सिर्फ जैसे बीएसपी को ही वोट करेगी, इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं देश में। तो ये मतलब वैसे तो देश की स्ट्रेंथ को भी बताता है कि हम सिर्फ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोट नहीं करते हैं। इसी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को सारी जातियों, सारे धर्मों को ध्यान में रख के चलना होता है, क्योंकि उन्हें सबसे वोट लेने हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन इन इंडियाज लेजिस्लेटिव बॉडी। इंडिया की लेजिस्लेटिव बॉडी, पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेचर में क्या रिप्रेजेंटेशन है, बहुत बुरा है, बहुत 14%, मतलब अब पिछले बार के इलेक्शन में पहुंचा था, वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत खराब है। देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव इन रूरल अर्बन लोकल बॉडीज। वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन एंड women's organizations and activists have been demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in the Lok Sabha and state legislative assemblies for women। देखिए 3 लेवल है, फेडरलिज्म वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर उसमें हमने पढ़ा है सेंटर, स्टेट, लोकल। तो जो लोकल वाला है, पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटीज, उसमें विमेन के लिए 33% का रिजर्वेशन है। बट क्या लोकसभा राज्यसभा में है ये रिजर्वेशन? नहीं है। तो क्योंकि लोकल बॉडीज में विमेन के लिए रिजर्वेशन है, इसलिए 10 लाख से भी ज़्यादा विमेन मेंबर्स हैं इलेक्शंस में जो जीत के आई होती है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में, क्योंकि रिजर्वेशन है वहाँ पर विमेन के लिए। मगर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में जो एमएलए एमपी के इलेक्शन होते हैं वहाँ पर विमेन के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो बहुत ही कम जो है विमेन वो जीत करके आती है। तो ऐसा कहते हैं कि भाई विमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ में भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विमेन जो है वो चुन करके आ सकें। बिल तो पेंडिंग ही पड़े रहते हैं, पास नहीं हो पाते हैं। A bill with this proposal has been pending before the parliament for more than a decade। 10 साल से इस तरीके का बिल ना पार्लियामेंट में पड़ा ही हुआ है, बस कुछ पास वास नहीं हो रहा है। बट देयर इज नो कंसेंसस। कंसेंसस होता है मतलब सहमति नहीं बन पा रही है कि विमेन को रिजर्वेशन दे या ना दे। तो यही बात है कि मेल्स चाहते नहीं है कि विमेन को रिजर्वेशन मिले। लोकल बॉडीज में तो दे दिया क्योंकि पावर कम होती है, जहाँ पावर ज़्यादा होती है एमपी और एमएलए, वहाँ पे विमेन को रिजर्वेशन नहीं है, और 14% ही सिर्फ विमेन है टोटल एमएलए एमपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन इन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दैट मेक इंडिया सेक्युलर स्टेट। देखिए सेक्युलर का हिंदी में मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष कौन होता है? ऐसा देश जो किसी एक धर्म को अपना स्टेट रिलीजन ना माने, बल्कि वो सारे धर्मों को इक्वल माने। तो हमारे देश में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग सारे धर्म बराबर हैं। तो द फंडामेंटल राइट टू द फ्रीडम ऑफ रिलीजन clearly states that one has right to practice, profess and propagate any religion। तो हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा ये मौलिक अधिकार है कि हम जो भी धर्म मानना चाहें, प्रैक्टिस करना चाहें, दूसरों को बताना चाहें, अपने धर्म को प्रोपोगेट करना चाहें, हम सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। Prohibition of discrimination on the basis of religion is one of the tenets of the Constitution under the fundamental right to equality। हमारे पास fundamental right to equality है, और इसके अंतर्गत हमें समझ में आता है कि हम सब बराबर हैं। तो हम सब धार्मिक रूप से हर तरीके से बराबर हैं हमारे देश के संविधान के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when we speak of gender divisions we usually refer to biological difference between men and women, है ना। जेंडर डिवीजन मतलब मेल फीमेल, आदमी और इनकी बात करते हैं। अनइक्वल रोल की सोसाइटी ने मेन और वुमेन को दिए हैं। अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो, ये भी हमने पढ़ा था। और एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन इन डेमोक्रेसीज। भाई वुमेन को बहुत मुश्किल से वोटिंग राइट्स मिले हैं। तो किसकी बात करते हैं? तो अनइक्वल रोल्स असाइंड बाय सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। किसके बारे में? जब हम लोग जेंडर डिवीजन के बारे में जब हम बात करते हैं, तो जेंडर बायोलॉजिकल डिफरेंस के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं। उस समय पर हम लोग जो सोसाइटी ने हमें अनइक्वल रोल दे दिया है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग क्या है? सोसाइटी के अकॉर्डिंग है कि विमेन घर का काम करेंगी, मेल बाहर जा करके पैसे कमाएंगे। जो जेंडर है ना, वो सोसाइटल टर्म हम लोगों को दे देता है। सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल टर्म है कि भाई मेल है फीमेल है, मगर जो जेंडर है वो हमें सोसाइटी देती है कि भाई इस जेंडर का ये काम है, बाहर से जो है कमाना, बाहर जा करके पैसे कमाना, ये तो आदमी का काम है, और घर के सारे काम करना औरत का काम है। तो ये हमारे जेंडर डिवीजन कर रखा है हमारी सोसाइटी में।
इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। इंडिया में अभी देखा था हमने कि कहाँ पर सीट्स रिजर्व हैं, तो पंचायती राज बॉडीज़, तो पंचायती राज बॉडीज़ में और म्यूनिसिपल बॉडीज़ में जो है वो सीट रिजर्व है वुमेन के लिए। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द मीनिंग ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द बिलीव दैट, 4 ऑप्शन हैं, तो कम्युनल पॉलिटिक्स क्या मानती है? कम्युनल पॉलिटिक्स देखिए ये मानती है कि धर्म के आधार पर भेदभाव होता है, एक धर्म को दूसरे धर्म से सुपीरियर माना जाता है, और ये भी माना जाता है कि 2 धर्म के लोग आपस में अच्छे से रह ही नहीं सकते हैं, और एक धर्म के लोग ही एक कम्युनिटी बनाएंगे, बाकी धर्म के लोग जो है वो अच्छे से साथ में नहीं रह सकते हैं। और स्टेट पावर जो है उसका भी इस्तेमाल करना चाहिए। कम्युनलिज्म का मतलब है कि भाई दबा दो जो माइनॉरिटी वाले हैं उनको। तो इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हैं, और जो सही आंसर है वो है ए और सी। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू द अदर, ठीक है, और फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। तो इसमें यह है कि भाई एक धर्म के लोग हैं वो एक ही कम्युनिटी में रहेंगे, वो सब साथ में करेंगे आराम से, ऐसा कम्युनलिज्म में माना जाता है। और कम्युनलिज्म में क्या है, जो धर्म है एक धर्म खुद को ऊपर मानता है बाकी दूसरे धर्मों से, यही होती है कम्युनल पॉलिटिक्स की थियरी। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग। भाई एग्जाम में ना ये बहुत याद रखना है कि रॉन्ग पूछा है कि राइट पूछा है, हमेशा राइट भी पूछते, रॉन्ग भी बहुत पूछते हैं, रॉन्ग की जगह कई बार नॉट करेक्ट होता है, तो ध्यान से पढ़ना है। संविधान के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें से जो है स्टेटमेंट वो गलत है? हमारा संविधान प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रिलीजन के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करने देता है। नेक्स्ट देखते हैं, गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन, नहीं ये गलत है। देखो हमारा कोई ऑफिशियल स्टेटस नहीं है, एक रिलीजन का नहीं, सारे धर्म हमारे देश में बराबर हैं। प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल फ्रीडम टू प्रोफेस एंड रिलीजन, हाँ हम कोई भी धर्म जो है फॉलो कर सकते हैं संविधान के अकॉर्डिंग। और इक्वालिटी हमें देता है सारे सिटीजन को, हाँ बिल्कुल देता है। तो गलत कौन सा है कि भाई कोई भी ऑफिशियल स्टेटस नहीं है एक धर्म का, मतलब हमारे देश जो है वो सेकुलर है। सेकुलर का मतलब होता है हमारे देश में जो कोई एक धर्म नहीं है हमारे देश का, हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। बहुत सारे देश हैं जो एक धर्म को मानते हैं और कहते हैं कि सभी लोगों को इस धर्म को मानना चाहिए, यानी कि स्टेट का रिलीजन होता है। हमारे देश में स्टेट का कोई भी रिलीजन नहीं है, सारे के सारे रिलीजन स्टेट के सामने बराबर है। जैसे कि श्रीलंका में बुद्धिस्ट जो है वो स्टेट रिलीजन है, पाकिस्तान में इस्लाम स्टेट रिलीजन है, बट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पे हमारे स्टेट का, हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म समान हैं। सोशल डिविजन बेस्ड ऑन डैश आर पिक्यूलर टू इंडिया। सोशल डिविजन्स बेस्ड ऑन कास्ट, जाति के आधार पर जो हमारे देश में भेदभाव होता है ना, काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ है जो कि दुनिया में हमारे देश में ही देखी जाती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स। ठीक है, तो लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से हमें मैच करना है और करेक्ट आंसर हमें बताना है। तो अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन, तो भाई जो इंसान ऐसा सोचता है कि मैन और वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो होता है फेमिनिस्ट। तो 1 जो है वो हो जाएगा बी से मैच। ठीक है, अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, थोड़ी देर पहले पढ़ा था, ये तो भैया कम्युनिस्ट होता है जो कहता है कि रिलीजन जो है वही बिल्कुल हर चीज़ का आधार है। पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी, जो सोचता है कास्ट ही सोसाइटी का आधार है, वो कास्टिस्ट होता है। पर्सन हु डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अदर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस बिलीफ, वो सेक्युलर होता है, जो धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करता, वो सेक्युलर होता है, जैसे कि हमारा देश सेक्युलर है। तो 1 जो है वो बी से मैच होना चाहिए। ठीक है, ये वाला हो रहा है 2A से, ये वाला 3D से, और तो यानी कि बी वाला, बी जो है करेक्ट ऑप्शन ये वाला हो जाता है हमारा। तो सारे के सारे अब हमने देख लिए हैं किसके क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी में जो भी गिवन थे। वीडियो अगर पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग।